सर आप वार में डरे तो नहीं थे सर? 2 दिन सोए नहीं है। मैं तो इतना सर बच्चे तो डरे थे सर आपके? मेरे बच्चे हैं नहीं। अच्छा सर बेगम डरी होगी। नहीं बेगम बहुत जरूरत है सर। मैं तो उनकी वजह से जागता रहा, वरना मैं बहुत ज़्यादा करता था सेंस करने का। मेरा परफेक्ट बिलीव है कि चले जब भी आनी होगी ये तो रोक नहीं सकते। मीन्स के सर आप लोग भी ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं सर। देखिए एक सिचुएशन पे तो सभी वो हाँ थोड़ा बहुत प्रेशर वो तो सब पे हुआ होता है, था कि natural तो पॉइंट है। पे आके जी सो ओके, ये पॉइंट आप खुद पढ़ें और ये तो बहुत इजी है, समझ आने वाले हैं, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नहीं जरूर। जी सही है, आई थिंक वही पहले वाली चीज़ है, उसमें कुछ रिपीट भी हो रही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे सिलेक्ट करेंगे क्या? जो मैंने आपको माइंड मैपिंग बनाई उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ये समरीज नहीं बनाई, मैंने आपको सिर्फ रिसर्च गैप के लिए जो है वो बताया है कि जो रिकमेंडेशन है उनको आपने वहाँ से पिक करना है, अपने माइंड मैपिंग करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हम पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकली अब वो हम पहली स्लाइड आर्टिकल्स पे ही रहते हैं ना वैसे तो वो स्लाइड उसको का नहीं आई रेफरेंस देते थी, हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में चले गए थे शायद। मुझे लगता है कि वो स्किप हो गई थी, तभी वो पहले पहले आएगी। सेवन में जी, सेकंड बता जी सेकंड नहीं स्टार्ट स्लाइड कौन सी? ये स्टार्ट स्टेट की सर्विस शुड बी ओके लास्ट टाइम आई थिंक ये है, हम स्किप हो गई थी आगे यहाँ पे जी ठीक। क्या लिखा हुआ है? तो कैसे रिव्यू करना है? मैंने आपको बताया था कि हम पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट से हमें वेरिएबल भी पता चल जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट से फाइंडिंग भी पता चल जाते हैं, इंप्लीकेशन भी पता चल जाते हैं, लेकिन हमें मेथडोलॉजी भी, इवन मेथडोलॉजी भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिखी होती है उसके अंदर, ऐसे ही है ना। लेकिन जो डिज़ाइन है अब्स्ट्रैक्ट का वो हाथ जर्नल का थोड़ा डिफरेंट है। पर्टिकुलरली एमराल्ड के जो पेपर्स आपने पढ़े होंगे उनका वो स्पेसिफिकली पर्पस लिखते हैं, उसका जो है वो मेथडोलॉजी लिखते हैं, फाइंडिंग लिखते हैं, ओरिजिनलिटी लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उसके अंदर जो है वो आम तौर पर जो बाकी जर्नल है उसके अंदर भी पर्पस के बाद जो है वो जो कंस्ट्रक्ट है वो क्या है, देन उसकी जो मेथडोलॉजी है डिटेल में नहीं होती, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो लिखी होती है। कौन सा At least 50% of sources should be published within last 5 years with some sources from the current year. और यकीनन ये जो करंट ईयर के सोर्सेज हैं वो वही जो आपका प्रॉब्लम फ्रेम करता है, जो आपकी मोटिवेशन ऑफ स्टडी है, वो जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर की, उसके लिए जो है वो आपको वेरी रिसेंट स्टडीज जो है वो डिस्कस करनी होगी। The majority of your sources should be based on the journal articles. Okay, next question. तो क्या मतलब है इसका क्रिटिकली एवेलुएट करना?
मैंने आपको जब ये लिखवा रहा था तब लिटरेचर के अंदर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम हर लिटरेचर को जब पढ़ते हैं तो हम यानी जब लिटरेचर लिखते हैं तो हम उसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि हम हर एस्पेक्ट को जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। हम अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है वो सस्टेनेबिलिटी को जो है वो प्रमोट करती हैं, ठीक है, ये उसका डिटर्मिनेंट है। लेकिन कुछ स्टडीज ने कहा कि ये डिटर्मिनेंट नहीं है। किसी ने कहा है कि ये बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेंट है, किसी ने कहा है बहुत वीक डिटर्मिनेंट है, किसी ने कहा बिल्कुल मैटर नहीं करता ये। इसका मतलब है कि हमने हर एस्पेक्ट को जो है वो देखने की कोशिश कर उसको फिर रिपोर्ट भी करना है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये होती है कि आप हर एस्पेक्ट को जब या क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हैं तो फिर कोशिश ये करते हैं कि आप उस वो जो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स हैं या डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जब उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो जब हमारी फाइंडिंग्स आएंगी तो जरूरी तो नहीं है कि हमारा जिस तरह क्वांटिटेटिव के अंदर होता है कि मेरा हाइपोथेसिस है एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी सब चीज क्या कहते हैं तो मैंने हाइपोथेसिस के ऊपर बना दिया। अब जब मेरी फाइंडिंग्स आएंगी तो फाइंडिंग्स को प्रूव करने के लिए उसको वैलिडेट करने के लिए फिर मुझे लिटरेचर की सपोर्ट लेना पड़ती है। तो एक ऐसा एस्पेक्ट जो पहले आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया लिटरेचर के अंदर, आपने कहा कि चूंकि किसी स्टडी ने कहा कि एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है वो ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है वो सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, इसका कोई रोल नहीं है। अब आपकी फाइंडिंग्स अगर आ जाए, अगर आपकी फाइंडिंग्स आ जाए कि इसका तो बहुत बड़ा रोल है, तो जो स्टडीज लिटरेचर में कह रही थी कि रोल है वो तो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर आपको आ जाए कि नहीं कोई इसका रोल नहीं है और आपने जो स्टडीज का रोल नहीं है वो आपने लिटरेचर के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई, तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे? यानी आपने उन स्टडीज को इग्नोर कर दिया है जिन्होंने कहा है कि ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस प्रमोट नहीं करती। आपने सिर्फ उन स्टडीज को देखा है जो कह रही है कि ये प्रमोट करती है, क्योंकि आपके ज़हन में यही है कि अगर मैं यही लिखूंगा बिल्कुल तो ये जबरदस्त है, तो मेरे जो है वो उस जो रिसर्च का टॉपिक है या फिनोमेना है उसको जो है वो प्रमोट मैं कर रहा हूँ कि एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है, फलाने भी बात की है, फलाने भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रीन एचआरएम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। लेकिन मैंने वो एस्पेक्ट इग्नोर कर दिया जिसने कहा कि नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और हो सकता है कि वो किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर स्टडी हुई और वहां पर चूंकि ये वर्ड जो है सस्टेनेबिलिटी का या ग्रीन एचआरएम का कभी किसी ने सुना ही ना हो और उसने रिसर्च कंडक्ट की हो, तो जिनसे रिस्पांस लिया गया उनको मालूम ही ना हो कि ये क्या चीज है, तो वो कहेंगे ये तो कोई ऐसी गैर जरूरी बात कर रहे हैं जो हमें समझ भी नहीं आती। अब अगर आपकी ऑडियंस भी वैसी हो और आपने उसको इग्नोर किया था अपने लिटरेचर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए और आपकी फाइंडिंग भी आ जाए कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर आपको उसकी सपोर्ट या एड चाहिए होगी कि नहीं हो जाएगी कि मैं अपने उसको जो है वो वैलिडेट करने के लिए फाइंडिंग्स को। अदरवाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपकी फाइंडिंग्स जो है वो बिल्कुल अनयूजुअल आ जाती है तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए अच्छी भली जस्टिफिकेशन चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए, हर तरह से जो है वो मजबूत जस्टिफिकेशन है इस सेंस के अंदर कि मैं मेरे डेमोग्राफिक का मसला हो सकता है, मेरी ऑडियंस का मसला हो सकता है, मेरे यहाँ उसकी प्रेवलेंस जो है वो उस तरह से नहीं है, लोग जो है वो उस तरह से जो है वो लिटरेरी मीनिंग जो है वो उसके नहीं समझते, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ वो रूटीन का हिस्सा नहीं है, प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, तो फिर हमें उसको स्ट्रांगली जस्टिफाई करना होता है। अगर लिटरेचर में है तो क्रिटिकली हमने एनालाइज किया तो हर चीज को हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द सोर्सेज इन योर लिटरेचर रिव्यू। ओके, so literature review should include the most important works related to your topic of research as well as your own voice। अब बात होता है कि ये own voice कहाँ होती है? जब हम लिटरेचर में एक पैराग्राफ लिखते हैं फिर हम हर पैराग्राफ को आमतौर पर कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड, जैसे मैंने कहा कि 3 लोगों ने जो बात की है कि ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है या सस्टेनेबिलिटी का डिटर्मिनेंट है। 3 को मैंने लिखा कि उन्होंने कहा कि ये सपोर्ट नहीं करती। अब मैं जब उसे कंक्लूड करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द फाइंडिंग्स, इनकंसिस्टेंसी इन द फाइंडिंग्स। सो द फाइंडिंग्स जो हमारी रिसर्च है उसकी कुछ भी फाइंडिंग्स हो सकती है, आइदर कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। जी नेक्स्ट में जाइए। 90% of literature you will be paraphrased with the 10% direct quotations। अब वो जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, लिटरेचर को पैराफ्रेज या रिप्लेस करना है। हाँ, ये आपके पास है कि आप उसी लिटरेचर में से कोटेशन भी डाल सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी बात आपको लगी है, कोई अच्छी रिपोर्ट है, किसी गवर्नमेंट का कोई ऐसी ऑफिशियल की कोई रिपोर्ट है
और आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करे, तो आप, या आपने देखा कि जो ऑडियो वीडियो के वो होते हैं, लिटरेचर होता है, आप उनकी बात को कोट कर सकते हैं। वो इन्वर्टेड कॉमास में कर दें तो ऑटोमेटिकली आई मीन इसको, हाँ अल्टरनेटिव को भी पता होता है कि एक्चुअल में ये बात इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये जो है वो प्लेज फ्री है, तो वो इसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, यानी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आप 10% कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं लिटरेचर के अंदर। सिमिलरली majority of the review will be written in parenthetical style rather than narrative style. मेजॉरिटी आप लोगों ने भी यही लिखा है ना कि आपने एट द एंड कंक्लूड किया और फिर साइटेशन डाली है, इसे कहते हैं दैट इज अ पैरेंथेटिकल स्टाइल। दूसरा है नैरेटिव स्टाइल, आप लोगों ने यूज किया है नैरेटिव काफी दिनों में। हाँ, कि आप जो है वो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू, या आपने यहाँ से शुरू कर दिया, लेकिन जो मिक्स है वो सही रहता है। अच्छा, इसमें भी ये बात भी याद रखिए कि क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, तो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको सारी वो सिचुएशन बता रहा हूँ जो एक्चुअल में है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये स्टाइल सबसे बेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टाइल सबसे बेस्ट है, और कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि अगर मिक्स होगा तो वो ज्यादा अच्छा है। जो ये जिनकी बिल्कुल एक्सट्रीम राय है ना कि एक ही स्टाइल फॉलो होना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि जो रीडर है उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो, उसे लगे कि ये एक ही स्टाइल से सब लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, और हमारे यहाँ ये कल्चर है, मैंने देखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो इसको मिक्स लेके चले, पैरेंथेटिकल भी यूज करें और नैरेटिव भी यूज करें। इसमें ये होगा कि भाई जो रीडर है वो इससे बोर नहीं होता, और ये ज्यादा अच्छा लगता है कि जी पहले जो है वो साइटेशन हर जगह पे एंड पे आ रही है, और बाद में जो किसी जगह पे उसको जो है वो आपने नरेट कर दिया। सो आप इसको कोई भी तरीकाकार इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये नहीं है कि आपने इसको मिक्स में लिखना है। सो कीप चेकिंग फॉर न्यू मटेरियल ऑन योर टॉपिक। ये क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, साथ साथ जो है वो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, और अगर कोई नई चीज आपको नजर आ रही है तो अपने लिटरेचर के अंदर इंटरप्रेट कर रहे हैं। राइट समरीज ऑफ द की स्टडीज for research studies, mention the problem, state the central purpose, give information about the population, sample, review results। अच्छा, ये synthesization के हवाले से कह रहे हैं, वो जो हमने माइंड मैपिंग के उसके हवाले से कह रहे हैं। ठीक है, माइंड मैपिंग 2-3 तरह से होती है। मैंने आपको बहुत ही सरफेस लेवल के ऊपर उसे कराया है, और जिसपे आप लोगों का टाइम कम से कम लगा है, और आपको बहुत ज्यादा आर्टिकल डिटेल में नहीं पढ़ने पड़े। जो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको जो ये समरीज नजर आ रही है ये सिंथेसाइजेशन की, तो उसमें ये एक सेपरेट कॉलम है, जिस तरह मैंने आपको बताया है। एग्जिस्टिंग स्टडीज, जो लिटरेचर आपने पढ़ा उसका प्रॉब्लम क्या था, उसका सेंट्रल पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या था। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन और सैंपल तो हमने भी डिस्कस वो किया है, आइडेंटिफाई किया और लिखा भी है। ठीक है, रिव्यू द की रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स क्या है उसकी। ठीक है, और फिर पॉइंट आउट मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज कि अगर हैं, यानी आपको ये लगता है कि ये डेफिशिएंसी है तो आप उसको भी करें, या ये कहें कि ये क्यों नहीं किया। आपको क्वेश्चन आता है ना कि क्वालिटेटिव अप्रोच यूज हुई है, क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज नहीं, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना था कि आप जब वो जो मेथोडोलॉजिकल गैप उसे फिल करने के लिए जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा कहाँ पर ये स्टडी के अंदर जो है वो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज नहीं हुई। ओके, मेंशन ये क्या लिखा हुआ है, हाँ वहां पे था, पीछे जो था वो किसके लिए था, एम्पिरिकल स्टडीज के लिए। यहाँ पे है कि अगर ऐसे या ओपिनियन की शक्ल की आपकी स्टडीज हैं, तो जो आमतौर पर जो एथनोग्राफिकल स्टडीज होती हैं, तो उसके अंदर आप इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो रीजनिंग और लॉजिक के फ्लॉज हैं वो आप मेंशन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बाकी तीनों चीजें जो है वो सेम है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। और मैं मल्टीपल टाइम जो है वो आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हर स्लाइड के अंदर जो है वो हर स्लाइड के एंड के ऊपर आपको मटेरियल प्रोवाइडेड है एक्चुअल में। सो क्रिस्टल वाली बुक है, हाँ, क्रिस्टल का है, डेनिसन का है, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, बुक्स भी हैं उनमें और रिसर्च आर्टिकल्स भी। ओके, सो ये जो सिंथेसाइजेशन है इसके अंदर 2-3 चीजें हैं इस तरह से कि कुछ जो है वो सिंथेसाइजेशन इस तरह से करते हैं, जो मैंने आपको फनल लाइक अप्रोच का कह रहा था, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, हम कंट्रीज या रीजन से लेकर स्पेसिफिकली हम
डेवलप्ड नेशन से जो है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन तक का सारा लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेंसिटाइजेशन का मतलब यहाँ पर इसमें लिखा है कि सेपरेट एलिमेंट्स को कंबाइन करना, ठीक है। वो थ्योरेटिकल डायमेंशन को कंबाइन करना भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी हो सकता है, कि वो रीजनल गैप्स जो है स्टडीज के उनको भी आप कंबाइन कर सकते हैं लिटरेचर के अंदर। While writing literature is as a way to make connections among numerous and varied source material। अभी आप आगे जाएं तो शायद वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगी। जरा नेक्स्ट पेज है इस टेबल पे, यस यहाँ पे रुकिए। ये है लिटरेचर को सिंथेसाइज करना। क्या आपने भी ऐसे ही किया था भाई? सोर्स क्या है उसका मैंने टाइटल कहा, कंट्री कौन, कंट्री ऑफ स्टडी क्या है, ऑथर्स क्या है, टॉपिक ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, उसकी फाइंडिंग्स मैंने नहीं लिखवाई थी, लेकिन मैंने आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए दिखाए थे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं ये मैंने नहीं लिखवाई थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो रिलेटेड वो है, जो रिसर्च रिकमेंडेशंस है उनको आपने इंकॉर्पोरेट करना है। अब आपने जब ये आर्टिकल की समरी बना ली है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये वाला टेबल देखिए। अब आपने एक वेरिएबल जो हमने आइडेंटिफाई किया है, अब ये देखें कि वही वेरिएबल दूसरी स्टडी के अंदर भी मौजूद है या नहीं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, सोर्स 1 सोर्स 2, वेरिएबल 1 विद इन सोर्स 1 और सोर्स 2, मींस ये आर्टिकल्स है। एक वेरिएबल है, इससे ये पता चलता है कि कॉमनलिटीज कितनी है। एक वेरिएबल आप लोगों ने वेरिएबल निकाले हैं ना, तो आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इसी फिनोमेना से जिसको आप सर्च कर रहे थे, आपने तो एक एक लाइन के अंदर यहाँ पे आपने लिखा आर्टिकल 1, उस आर्टिकल 1 का ये सपोज करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉलम था, ठीक है। आपने यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके आइडेंटिफाई कर लिख दिए, इसके आपने 3 या 2 और लिख दिए, इसके 7-8 और लिख दिए, और इसमें अगर आप देखें तो इस इंडिपेंडेंट के अंदर तीनों आर्टिकल के अंदर कहीं कॉमन भी वेरिएबल आपको नजर आ रहे होंगे, ऐसे कि नहीं है। तो इस सेंसिटाइजेशन के अंदर उसने ये जो थीम लिखा दिस सेक्टर में द वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल जो आपने लिस्ट किया है उसको द थीम या वेरिएबल का नाम दिया, वो किस किस सोर्स के अंदर मौजूद है और किसके अंदर मौजूद नहीं है। जिन सोर्स के अंदर वो कॉमन है, मेरा अपना लिटरेचर है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो उसके अंदर मैंने जो टेबल बना रखा था उसके अंदर ये होता था कि मुझे पता चलता था कि मैंने यहाँ पर आर्टिकल से नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट्स से अगर 1 के अंदर वो मौजूद था वेरिएबल तो मैंने उसे टिक कर दिया और अदरवाइज मैंने उसे क्रॉस कर दिया। दिस इज नोन एज अगेन सिंथेसाइजेशन ऑफ लिटरेचर। और यहाँ पर भी उसने ये कहा है कि एक जो थीम या वेरिएबल आपने लिटरेचर का आइडेंटिफाई किया है उसका नाम क्या है, और वो पहले सोर्स में मौजूद है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5वें में है या नहीं है। जैसे ये पता चलता है कि जितना आपने लिटरेचर पढ़ा है उसमें वो वेरिएबल कितनी दफा यूज हुआ, वो कितना कॉमन है, और वो वेरिएबल आपके सामने आएंगे जो बहुत कॉमन नहीं है। जैसे अगर ये जो लास्ट वाला थीम है, सपोज करते हैं कि ये थीम या ये वेरिएबल एक स्टडी के अंदर आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन आपको पता चला आपने 20 पेपर पढ़े, उसमें से सिर्फ 2 आर्टिकल के अंदर ये आपको कॉमन नजर आया। इसका मतलब है कि इसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है, ये ज्यादा रिपीट नहीं हुआ रिसर्च के अंदर, जबकि पहले वाले वेरिएबल की 20 आर्टिकल ने इसको वो लिख रखा है या इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है। सर दरमियान में कोर कॉलम भी होना चाहिए था जिसमें वो जो आप कह रहे हैं कि कॉमन है, इसमें तो सारे डिफरेंट हो जाते, दरमियान में कॉमन वाले आ जाते थे। नहीं, वो अभी भी इसके जो मैं बता रहा था तो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ये कि इसे लिखा है सोर्स 1। जी सर। इसका मतलब है कि 1 आर्टिकल, ये आर्टिकल 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, एग्जैक्टली, ये दूसरे में अगर आपने 20 आर्टिकल के 20 कॉलम बनाए हैं तो वो पता चले कि अगर ये वेरिएबल कॉमन है, अच्छा, अगर ये कॉमन है तो सारे आर्टिकल्स वो जिनके अंदर ये ये कॉमन common है 20 के है। अंदर आ रहा होगा। यस सर, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं ये दूसरा वेरिएबल है, जी सर। पता चले कि पहले 5 तक है, फिर 6ठे में नहीं है, फिर 7वें में नहीं है, फिर 8वें में नहीं है, फिर आगे 9वें और 10वें में है, तो फिर वो एज कंपेयर टू फर्स्ट वन जो है वो उसकी कॉमनलिटी जो है वो कम हो गई है, उसकी रेपिटेशन रिसर्च के अंदर जो है वो कम है। अब अगर एंड पे हम आए कि एक वेरिएबल है, आपने 20 ऊपर सोर्स तो दिए हुए, लेकिन किसी 2 के अंदर ये मौजूद है, बाकी 18 आर्टिकल्स के अंदर कहीं भी आपको नजर नहीं आता। समझिए, इससे हमें पता चलता है कि
ऐसा वेरिएबल जो यूनिक नजर आ रहा है, जो कॉमनली रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल के ऊपर काम होना अभी बाकी है। इसे हम कहते हैं कि ये सिंथेसाइजेशन ऑफ लिटरेचर है या माइंड मैपिंग ऑफ लिटरेचर है। ऑर्गेनाइज द थीम्स, हाँ अभी थोड़ा पीछे जाएं। ऑर्गेनाइज द थीम, द मेन आइडिया, लॉजिकल एंड कोहेरेंट। अच्छा, अब यहाँ पे थीम, पीछे वाले टेबल पे वापस जाइए। यहाँ पे आपने इस वेरिएबल से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत बात है वो आपने यहाँ पे अगर वहां से कॉपी करके डाल दी अलग से इसी सेंथिसाइजेशन के अंदर, तो अब आपको इसी सेंथिसाइजेशन को लिखेंगे, पैराफ्रेज करेंगे और सारे सोर्सेज को डाल देंगे जो आपने किया हुआ था। अगरचे आपकी तो वो प्रैक्टिसेस मल्टीपल थी, तभी मैं आपको कह रहा था ना कि आप हर एक के साथ सेपरेट वो लगाएं। अगर ये एक ही वेरिएबल है तो उसका थीम या उसके एक्सप्लेनेशन तो किसी एक ने भी किया है तो बस ठीक है। हमने कहा कि एआई जो है वो आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो समझ लीजिए वर्कलोड या वर्क एक्टिविटी उसे रिड्यूस कर रही है। हम एक लम्हे के लिए ये कह देते हैं, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम फोकस करें। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हमने कहा कि ये यही स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली है वो यहाँ पर हमने थीम में लिख दी है। 20 आर्टिकल्स के अंदर एक्चुअल में यही बात कही गई है कि ये इसको अफेक्ट करती है, तो उसी थीम को लिखने के बाद बाकी सबको हम साइटेशन दे देते हैं उसकी। क्योंकि वेरिएबल सिंगल था, इनकी बात थी कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो, ठीक है, अगर हम ये कहें कि एआई को हम फर्दर जो है वो कैटेगराइज करें या उसकी फर्दर डिवीजन करें या विद इन एआई जो है वो हम किस चीज को एस्पेक्ट को देख रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट को, तो फिर हम उन एस्पेक्ट में से जिसको डिस्कस करेंगे वो फिर देखेंगे इन सोर्स में से किस पर्टिकुलर एक या दो को जो है वो डिस्कस किया गया, तो हम पर्टिकुलर उसी एक दो सोर्स को या जो आर्टिकल है उसको जो है वो रेफर करेंगे, फिर दूसरे वाले के अंदर दूसरे को रेफर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड राइट ईच। अच्छा, जब ये बन जाएगा तो फिर हमारे पास इनकी कोहेरेंसी भी आ जाएगी कि पहले हमने इसको डिस्कस किया है, फिर इसको डिस्कस किया है, फिर इसको सीक्वेंस के अंदर डिस्कस किया है। अगर एक थीम के अंदर सब थीम है तो उसके अंदर भी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो ग्रीन एचआरएम की प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअल में वो मल्टीपल थी हमारे पास। एक ही थीम है ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस, उसके अंदर मल्टीपल प्रैक्टिसेस हैं। अब मल्टीपल प्रैक्टिसेस के अंदर किसी के अंदर पॉजिटिव, किसी के अंदर नेगेटिव, कोई जो है वो ताल्लुक उसका लिंक है, किसी की एसोसिएशन है, किसी की एसोसिएशन नहीं है, कोई इम्पैक्ट डाल रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है सस्टेनेबिलिटी को, कोई नहीं कर रही। तो अब हमारे पास इन्हीं थीम से एग्जैक्टली थीम्स कॉपी करके तो हम उनको जो 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 समझ लीजिए कि एक ही बात कर रहे हैं उनको इकट्ठे डाल दिया, जो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट करते हैं उनको इकट्ठे डाल दिया, जो पॉजिटिव की बात नहीं करते उनको, नेगेटिव की बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको इकट्ठे कर दे, जो करें कोई इम्पैक्ट नहीं, हम सबको इकट्ठे एक जगह के ऊपर लेके आए। राइट ईच ऑफ द थीम इन अ सेपरेट पैराग्राफ एज अ सब टॉपिक और सब सेक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू बाय यूजिंग ओनली द इंपॉर्टेंट एविडेंस फ्रॉम द रिलेटेड स्टडी। तो वही जो आपने अगर सब थीम है तो फिर उनके लिए स्पेसिफिक जो स्टडीज हैं वही आप उनको रिलेट करें या उनका आप एविडेंस या साइटेशन प्रोवाइड करें। सो क्रिएट टॉपिक सेंटेंसेस फॉर योर पैराग्राफ एंड यूज ट्रांजिशन बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। कि आपने ये मेन वेरिएबल एक लिखा है, फिर उसे कंप्लीट किया, उसकी सारी डायमेंशन जो है वो आपने लिखी है, फिर दूसरे वेरिएबल के ऊपर आया तो आपने दूसरे, लेकिन हमने कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर तो हमारे पास जितना भी एस्पेक्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, कि एआई का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ और फिर बाकी जो है जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं उनके साथ एसोसिएट करके तो फिर हम स्पेसिफिकली फाइनेंस की तरफ आते हैं। जी नेक्स्ट जरा इस अब ये देखिए ये एग्जांपल है और इसके साथ वाला एग्जांपल है, इसमें देखिए कि ये अनसिंथेसाइज्ड है और जो सिंथेसाइज्ड होगा वो कितना डिफरेंट होगा। ये कितनी बड़ी बात इसने की है। ये बात बहुत सिंपल हो सकती थी,
इसने ये भी बताया कि मैंने कितना सैंपल लिया है, ठीक है, उसके अंदर एपीए को लाइक नहीं करते थे और वो साइटेशन को लर्न करने के लिए रिलक्टेंट थे। हालांकि वो बात किस चीज की है, एपीए की है ना। आगे देखिए, पेरिस also studies undergraduate students. She looked at 42 females, 50 males and found that males were significantly more inclined to use citations. अब इसने साथ ही जो है वो क्रिटिकल एस्पेक्ट लेके आया है कि उसने कहा कि लाइक नहीं करते, और इसने क्या कहा, दे आर मोर inclined to use citation. वो citation डालने से, रन करने से क्या कर रहे हैं, रिलक्टेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही एस्पेक्ट की जो दो सिचुएशंस थे उसने एक ही जगह के ऊपर लिख दिया। हालांकि उसे क्या करना चाहिए था, जो तीसरे वाला है, जैसे यहाँ पे लिखा, looked at ability to grade among a sample of 50 all female confident in their abilities to cite and were eager to write their dissertation. इसका मतलब है कि ये लोग भी क्या हैं, they are also again inclined. हमने पहले वाला लिखा, इसका मतलब है कि हम जब भी लिखेंगे तो जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट वाले हैं उनको इकट्ठे डालेंगे, जो इनसिग्निफिकेंट वाले उन्हें इकट्ठे डालेंगे, जिनका कोई इंपैक्ट नहीं हमको इकट्ठे डालेंगे, तब हम कहेंगे कि हमने इसको सिंथेसाइज कर किस हवाले से किया है। एक ही सीक्वेंस है ना। हमने पहले लिखा कि ग्रीन नेचर प्रैक्टिसेस अफेक्ट करती है सस्टेनेबिलिटी को, सारे जितनी भी स्टडीज हैं वो सारी हमने इनकॉर्पोरेट कर दी है। 2 पैराग्राफ हुए, 3 पैराग्राफ हुए। फिर हमने चौथे पैराग्राफ के ऊपर लिखा कि जी ये वो स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ग्रीन नेचर प्रैक्टिसेस सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट नहीं करती हैं। उसके 2-3 पैराग्राफ की सारी स्टडीज को मैंने वहां पे लिखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बहुत सारी स्टडीज ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा कि ग्रीन नेचर प्रैक्टिसेस का सस्टेनेबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब रीडर को भी ये पता है कि जब वो बात चल रही है कि सब ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट है, तो जब 2 पैराग्राफ में तो सिर्फ उन्हीं की स्पेसिफिक बात रहेगी। नेक्स्ट फिर वो जो फैक्टर जो कह रहे हैं कि इनका इम्पैक्ट जो है वो नहीं है या सॉरी इनसिग्निफिकेंट है, फिर किसी ने कहा है कि पॉजिटिव है, किसी ने कहा है कि इसका नेगेटिव है, तो हम इसे मिक्स नहीं कर सकते। जरा सिंथेसाइज को जरा देखिए। नेक्स्ट ये जो पहला सेंटेंस है, हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस पर। ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्चुअल में उन जो स्टडीज या जिस फिनोमेना की आप बात कर रहे हैं सिर्फ स्पेसिफिकली उसी को इसने डिस्कस किया, यानी पर्पस ऑफ स्टडी को उसने डिस्कस किया है कि एक्चुअल में जो स्टडीज को ये लिटरेचर की जो स्टडीज को रिव्यू किया है वो एक्चुअल में ये स्टडीज किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रही है। कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन किसके हवाले से, एडवांस नॉलेज स्टडी एंड साइटेशन एफिकेसी। देन फिर आ गया है आप, although friends found that no participants enjoy learning citation, Goetz would determine large study that all felt comfortable citing sources, suggesting that variables among participants will control group population must be examined more closely. Although praise expanded on French original study with a larger and more diverse sample. उसी की बात को उसने आगे कंटिन्यू किया है, लेकिन एक पहले वाला जो था कि नो पार्टिसिपेशन वो एक जगह पे रहेगी और इन दोनों को जो है उसने क्लोज कर देकर आप देखें तो इसने ना सैंपल साइज उसने लिखा है ना उसने मेल फीमेल की डिस्कशन की है। हमें इतना इनलार्ज करने का या प्रोलॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही आइडिया डिस्कस करना है जिसके ऊपर बात हुई है। ये है चेकलिस्ट जो अभी वहां पर इसी सेंसिटाइजेशन के अंदर यूज हुई है। Have you introduced